हेलो हेलो प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि मैंने आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में जो सवाल पढ़ाए थे उनके क्वेश्चन है। आप हमारे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया। जो चैप्टर मैंने आपको सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था उनके चुनिंदे 20 सवाल हम आपके सामने लाए हैं। पहले आप सवाल पढ़ेंगे, खुद से आप जवाब देंगे अपने दिल ही दिल में, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होना है। तो ऐसे आपके पास 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अपना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन। इस तरह से हम लोग हर चैप्टर में नियर अबाउट 100 के आसपास सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज से जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर खत्म होने के बाद ये सवाल को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल अपने सामने जो है वो सुनिए, क्या कह रहा है अपना सवाल कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसका कहने का मतलब क्या है, ये हमें कहना चाह रहा है या कह रहा है कि ये कह रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या बेसिस है जब क्रोमोसोम को हम लोग किस बेस पे क्लासिफाइड किए थे। सुनिए, तो पहला ही सवाल है क्रोमोसोम से है। ये सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मैंने आपको ना क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि सेंट्रोमियर से को बेस बनाया था। अगर वो सेंट्रोमियर बीच में था तो मेटासेंट्रिक बोला था, सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो सब मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर और ज्यादा ऊपर चला गया था तो एक्रोसेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर टॉप पे था तो क्या करा था हमने, टीलोसेंट्रिक। इस तरह से हमने सेंट्रोमियर को बेस बना करके क्रोमोसोम को बताया था मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो अब यहाँ पे आंसर देखिए, ऑप्शन क्या दिया है, पोजीशन ऑफ टेलोमेयर्स। नहीं, ये नहीं हो सकता। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये सही है। साइज ऑफ आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दिस तो एबव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे सवाल पे। जो दूसरा सवाल है, द सेल ऑर्गेनल नॉट इंक्लूड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कह रहा है बच्चे लोग कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें ना ऑर्गेनल इन ऑर्गेनल क्या कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। मतलब ऐसे ऑर्गेनल जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे उसको हमने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा था। जैसे क्या क्या था अपने पास, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, 4 था। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो था भाई, ठीक है, लाइसोसोम ये भी था और गोल्जी बॉडी ये भी था, पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोगों कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इंक्लूड नहीं किए थे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। क्लियर। चलिए, अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। एक जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है उसकी बात कर रहा है ये क्वेश्चन। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में तो नहीं हो सकता भाई। इनर मेम्ब्रेन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये थाइलाकोइड में पाया जाता है और थाइलाकोइड क्या होता है, आपके आउटर इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ये हो गया। अब स्ट्रोमा में ये भी नहीं, तो बच कौन सा गया आपका, थाइलाकोइड्स। समझ रहे हैं बात को कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है ना वो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में है। ओके, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन है, ये बात आपको मैंने मेन क्लास में बता के रखा है। चलिए, ये जो आप सवाल देख रहे हैं, ये जो चौथे नंबर का सवाल है, ये मैच करना है आपको कि कौन किससे मैच होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे 4 चीजें दे रखी है, साइटोस्केलेटन, उसके बाद फ्लैजिला, हब, फिम्बरी। सबसे पहले तो आप ये जानिए, साइटोस्केलेटन ये सेल के अंदर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरा फैला होता है और इस सेल को सपोर्ट देता है। तो फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर क्या है बच्चे लोगों, ये फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ए का डी देखो, ए का डी यहाँ पे है, ए का डी यहाँ पे है, ए का डी यहाँ पे, ए का डी यहाँ पे नहीं है, तो इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब इन तीनों में से ही होना है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला क्या था आपके पास,
फ्लैजिला आउटग्रोथ होता है, बैक्टीरिया के सेल का फ्लैजिला आउटग्रोथ सेल था, ठीक है, आउटग्रोथ। अब देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे हेयर लाइक आउटग्रोथ। ये जो फ्लैजिला है ये क्या है बच्चे लोगों, हेयर लाइक आउटग्रोथ। अब देखिए 2 का फर्स्ट कहाँ पे है, 2 का फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 2 का सी है, ये भी नहीं होगा, खत्म करो इसको भी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया, या तो ए होगा या तो डी होगा, इन्हीं 2 में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हब मैंने आपको बताया था, ये आपका सेंट्रियोल के यूज किया था मैंने, तो सेंट्रियोल यहाँ पे है, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 3 का बी यहाँ पे है, 3 का बी यहाँ पे है और 3 का सी यहाँ पे है, तो ये नहीं हो सकता। तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। समझ गए? तो इस तरह से आपको काटना भी आना चाहिए कि ये आंसर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा, तो जो बच जाएगा फिर वो आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। द सेल ऑर्गेनल विच लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड्री, ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बता के रखा था कि आपके राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होगा और सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्या इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है? एक बार चेक करते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन होता है बच्चे लोगों, 2 लेयर से घिरा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये तो पता है हम लोग को, डबल मेम्ब्रेन होता है ये। गोल्जी बॉडी ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल होता है, ये भी हम जानते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। बचा कौन अपने पास? राइबोसोम, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। क्लियर? तो ये अब तक हम लोग 5 नंबर के सवाल तक पहुंचे हैं। अब हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है 6ठा नंबर का क्वेश्चन। चलिए, 6ठा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर स्टार्च, मतलब स्टार्च को कौन स्टोर करेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्लास्टिड पढ़ाया था, प्लास्टिड को मैंने 3 तरह से बताया था। एक को बताया था क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट और फिर ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा था अपने पास ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 3 तरह का आपका प्लास्ट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या सवाल पड़ा, स्टार्च। देखो ल्यूकोप्लास्ट फूड को ये कलर प्रोवाइड करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, ये दोनों का किस्सा कहानी तो होना नहीं है यहाँ पे, खत्म करो। ल्यूकोप्लास्ट, अब ल्यूकोप्लास्ट को मैंने फर्दर 3 तरह से पढ़ाया था। एक का नाम रखा अमाइलोप्लास्ट, दूसरे का नाम था इटियोप्लास्ट और तीसरे का नाम था एलिरोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट उसने क्या कर रहा था, वो फूड को स्टोर कर रहा था, स्टार्च को स्टोर कर रहा था। अब देखेंगे हम लोग अमाइलोप्लास्ट पहला ही आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये एलियोप्लास्ट, ये फैट को स्टोर कर रहा था, फैट के लिए था, फैट एंड ऑयल के लिए, ठीक है। और एलियोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता था, ये तो हम जानते ही थे। क्लोरोप्लास्ट कुछ को स्टोर ही नहीं कर रहा था, कोई फूड को स्टोर नहीं कर रहा था, ये कलर प्रोवाइड कर रहा था। क्लियर है क्या? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे लोगों? अपना आंसर हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट। क्लियर? नेक्स्ट सवाल सुनिए, द सेल सिक्रीशन इज डन बाय। पहले आप सवाल पढ़िए, सवाल का जवाब मन में ही दीजिए, सोच लीजिए इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, फिर मैं बताऊंगा, आप मेरे से रिलेट कीजिए। अगर आप सही हैं तो खुश हो जाइए, उदास हैं तो एक बार फिर से सोचिए कि आपने कहां गलती किया था। देखो सेल सिक्रीशन मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था सिक्रीशन किसकी प्रॉपर्टी होती है। सिक्रीशन सिक्रेटरी बॉडी बोलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी को। किसको बच्चे लोगों? गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी है ना वो सिक्रीट करता है या पैकेजिंग करता है, यही काम रहता है इसका। अब आंसर देखो अपना गोल्जी बॉडी। प्लास्टिड का काम कलर प्रोवाइड करने था, सिक्रीशन से कोई मतलब नहीं है इसको। इंडोप्लाज्मिक का मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था और ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था, सिक्रीशन से कोई मतलब नहीं। न्यूक्लियस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग अपना 7 का सी, गोल्जी एपेरेटस। क्लियर है क्या? तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे द टर्म क्रोमैटिन वाज गिवन बाय। देखिए क्रोमैटिन टर्म किसने दिया था? ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन से सवाल बनाया गया है कि क्रोमैटिन टर्म किसने दिया था। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, क्रोमैटिन टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो है फ्लेमिंग। कौन है बच्चे लोगों? फ्लेमिंग। ये एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया गया है, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमैटिन नाम को दिया था। अब सुनिए 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है ना, उसको प्यार से नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसे जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसको अलग से नाम दे दिया गया टोनोप्लास्ट। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि वैक्यूल के लेयर को। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ना ना बाबा ना,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना इसको ये नहीं है, ये तो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ना बाबा, ये भी आपका क्लोरोप्लास्ट से भी इसका लेना देना नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल्स, किसका रे बच्चे, वैक्यूल्स। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, बिल्कुल ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी। टोनोप्लास्ट जो आपका वैक्यूल है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे आप टोनोप्लास्ट कौन सा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारे सामने है और हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम आर द सेंटर फॉर। देखिए राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है बच्चे लोगों, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो जाएगा। क्लियर है क्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए आपका इस सब क्वेश्चन का। ये बड़ा सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, स्टार्ट किया था सिल्डन ने, सिल्डन एंड स्वान ने, सिल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, पर इसको मॉडिफाई कौन किया था, रुडोल्फ वर्चू। तो अगर जब हमसे पूछेगा अगर तीनों साइंटिस्ट का ऑप्शन में रहेगा तो हम किसको मार देंगे बच्चे लोगों, तीनों साइंटिस्ट को मारेंगे क्योंकि तीनों ने इस पे काम किया था। पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। रॉबर्ट ब्राउन, बिल्कुल नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का, ठीक है। ल्यूवेनहुक, ये लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो ल्यूवेनहुक ने किया था। क्लियर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी देखिए सिल्डन एंड स्वान, सिल्डन एंड स्वान, बात तो सही है, सेल थ्योरी दिया था इसने। अगला आंसर देखिए सिल्डन, स्वान एंड वर्चू, ये भी सही है और ये ज्यादा सही है क्योंकि इसमें जो वर्चू का रोल था वो उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोगों अपना, सिल्डन, स्वान एंड वर्चू। इन तीनों ने मिलकर के क्या दिया था, हमें सेल थ्योरी दिया था। क्लियर है क्या, तो ये बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग कहा गया है। हमारे सेल में एक लाइसोसोम नाम का स्ट्रक्चर है जिसको सुसाइडल बैग के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों, क्यों कभी कभी क्या होता है कि इनके जो सेल के जो लाइसोसोम होते हैं खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाते हैं और वो सेल का डेथ हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये बड़ा आसान सा सवाल हो गया एक तरह से, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, लाइसोसोम। ये कॉपी में स्टार लगा के लिखाया गया पॉइंट है, अगर आपने नोट डाउन किया है तो ये सब सवाल आपके लिए बहुत आसान लगेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर होता है। मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करता है किसको पार जाने देना है, किसको पार जाने नहीं देना है। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, इम्परमेबल। इसका मतलब क्या कि किसी भी चीज को वो अंदर जाने नहीं देगा। ये बात तो गलत हो गया भाई, ये तो सेमी परमेबल है, किसी को जाने देगा किसी को जाने नहीं देगा। इम्परमेबल तो है नहीं ये। दूसरा है सेमी परमेबल, यही आंसर होगा अपना, सेमी परमेबल। और इसके बाद भी हम देख लेते हैं क्या लिखा है, कंप्लीटली परमेबल, यानी मतलब फ्रीली परमेबल बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। डिफरेंशिएटली परमेबल, ये भी नहीं हो सकता। तो हो क्या जाएगा अपना, सेमी परमेबल इन नेचर। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। कह रहा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था या किसने इसको पुट फॉरवर्ड किया था। तो बड़ा सा आंसर सा, सिंपल सा आंसर है ये, सिंगर एंड निकोलसन 1972 को दे रहे थे। तो ये कॉपी का पॉइंट है और स्टार लगा के लिखाया भी गया है आपको कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सिंगर एंड निकोलसन ने आपको क्या दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, जिसने उसे बताया था कि नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर ऑयल्स एंड फैट। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो आपका जो प्लास्टिड है जिसका नाम था ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसका नाम था,
ये ल्यूकोप्लास्ट ने 3 चीजों में डिवाइड किया था मैंने इसको, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, उसके बाद मैं डिवाइड किया था इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, फिर मैंने आपको डिवाइड किया था आपके पास इटियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, मान लीजिए इटियोप्लास्ट था अपने पास, और ये अमाइलोप्लास्ट और ये एलिरोप्लास्ट लेता हूँ, उसको मैं एक बार इरेज करा दूं। ये मान लेते हैं ना अपने पास ये एलिरोप्लास्ट है। ये 3 तरह का प्लास्ट मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में। तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर कर रहा होता है, स्टार्च को करेगा स्टोर, और एलियोप्लास्ट आपका प्रोटीन को कर रहा होता है, और जो इटियोप्लास्ट है ये फैट एंड ऑयल को कर रहा होता है। तो अब देखिए कहाँ है सवाल, कहाँ है सवाल, ये वाला इलियोप्लास्ट इज द राइट आंसर फॉर ऑयल एंड फैट स्टोर के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है बच्चे लोगों? लाइसोसोम। दोबारा से ये सवाल घूम के आ गया, ये लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम आर द रिजर्वायर। लाइसोसोम किस चीज को स्टोर करता है? तो भाई देखो लाइसोसोम में ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि चीजों को डाइजेस्ट करने के काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर। ये नोट्स का सवाल, क्लास के नोट्स का सवाल है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट सुनिए, द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जिसमें राइबोसोम पाया जा रहा है उसको रफ नाम दिया, जिसमें राइबोसोम पाया नहीं जा रहा था उसको नाम दिया था स्मूथ। तो हमें कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ में राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, क्योंकि ये राइबोसोम है तो ऑब्वियसली राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो वो प्रोटीन बनाएगा और सेल को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। चलिए 18 नंबर सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी है और अच्छा भी है, सुनिए क्या कह रहा है। पॉलीराइबोसोम आर द एग्रीगेट्स ऑफ। क्या होता है पॉलीराइबोसोम? पहले ये सुनिए, पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है ना, एक होता है आपके पास mRNA। क्या होता है बच्चे लोगों आपके पास? mRNA। आपके पास है mRNA, और इसमें ना राइबोसोम इस तरह से अटैच्ड हो जाता है। इस तरह से जब अटैच हो जाता है राइबोसोम, इस तरह से जब अटैच हो जाता है राइबोसोम, तो एक ना मतलब स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। अब देखो आंसर पढ़ो, राइबोसोम और आरएनए कोई मतलब नहीं है, एग्रीगेशन इसका नहीं तो है, ओनली आरएनए ना, पेरोक्सिसोम बिल्कुल नहीं। अब देखो सेवरल राइबोसोम, क्या रे बच्चे लोगों? सेवरल राइबोसोम हेल्ड एक साथ टुगेदर बाय द स्टैकिंग ऑफ mRNA। एक mRNA पे बहुत सारा जब राइबोसोम अटैच्ड हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा? पॉलीराइबोसोम, जो कि यूकैरियोटिक में नहीं बल्कि प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। ऐसा कौन सा नीचे लिखे गए वर्ड्स में है जिसके पास सेल वॉल नहीं है? अब यहाँ पे आंसर आप देखिए, विच द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। ठीक है, इसमें तो होता है, ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगी इसमें भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे अपना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों नहीं होगा? इस सबके पास तो है, नहीं पूछा है तो नहीं, किसके पास होगा? माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सुनिए 20 नंबर, द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। देखो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? एक्टिव राइबोसोम को बनाता है। ये किसको बनाता है बच्चे लोगों? एक्टिव राइबोसोम को। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 20 का? फर्स्ट। तो ये आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। आप अपने पहले खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन को, फिर आप आंसर या सॉल्यूशन देखें, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और इसी तरह से हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आप बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए यहाँ पे अपना खत्म होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।